नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने महायुति सरकार के ऊपर घोटालों की एक झड़ी लगा दी है। तमाम घोटालों के आरोप लगाए हैं और ये आरोप लगाए हैं कि परियोजनाओं के किस तरह से दाम बढ़ाए गए। वहाँ पुणे राजमार्ग है, वहाँ बनने वाला जो ये तमाम वहाँ पर टनल्स बन रही हैं, उनका अभी काम भी नहीं शुरू हुआ है और किस तरह से बार बार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वहाँ उसकी कीमत बढ़ाई गई और कई गुना कीमत उसकी कर दी गई है। ये बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने या महाविकास अघाड़ी ने उससे पहले भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप महायुति सरकार पर लगाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जिस तरह से खंडित हुई थी, गिरी थी हवा के झोंके से, उसमें भी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। लेकिन आज सुबह ही कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने जिस तरह पूरा एक पूरा विवरण देते हुए उसमें क्रमबद्ध तरीके से उन सारी चीज़ों के बारे में आज बताया है कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। एक बार सुनेंगे पवन खेड़ा को। लेकिन अब भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र सरकार पर महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से हमलावर है। उससे पहले भी वहां कई तरह के महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने एक साथ मिलकर महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी घोटालों की पूरी एक फेहरिस्त जारी की थी, पूरी एक लिस्ट सूची जारी की थी कि किस तरह से तमाम घोटालों को अंजाम दे रही है महायुति सरकार। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार, जिसमें एकनाथ शिंदे के गुट की शिवसेना शामिल है, अजित पवार के गुट की एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। पहले सुनते हैं क्या कहा पवन खेड़ा ने। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाया गया जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जो कि अब समाप्त हो चुका है। लेकिन उससे पहले ही उस तरह का फायदा पहुंचाया और उन लोगों को सरकार ने किस तरह से वहां पर टेंडर देने में, वहां परियोजनाओं के टेंडर देने में, ठेके देने में किस तरह से सरकार ने उनकी मदद की है। सुनते हैं पवन खेड़ा ने क्या कहा है। आपको मालूम है कि ये जो प्रीपेड चंदा और पोस्टपेड धंधा हम आपको दिखाए हैं, पहले भी कई बार हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विषय में बताया है आपको कि कैसे चंदा दो धंधा लो की एक स्कीम चल रही थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने आकर रोक दिया। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस चंदा दो धंधा लो स्कीम को रोका, तब से अब नई नई स्कीम्स लगाई जा रही हैं कि अब पैसा कैसे बटोरें, अब धन कैसे एकत्रित करें, अब कैसे लूटें। मापदंड होते हैं। हम भी सरकार में 15 साल मैं रहा हूं। टेंडर्स जब निकलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के टेंडर्स निकलते हैं, उसके मापदंड होते हैं और वो मापदंड कई गाइडलाइंस को दिमाग में रखते हुए, उसमें सीवीसी है, उसमें तमाम अलग अलग गाइडलाइंस हैं जिनको दिमाग में रखते हुए बनाए गए हैं। उन तमाम मापदंडों को किस तरह से बदला गया, एक मापदंड का मैं आपको उदाहरण दूं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, किसी भी एक कंपनी को 2 से ज्यादा पैकेज या प्रोजेक्ट्स नहीं मिल सकते। ये एक मापदंड है, स्पष्ट मापदंड है, MSRDC का मापदंड है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। लेकिन एक कंपनी को 4, दूसरी कंपनी को 4। ये 8 प्रोजेक्ट्स जो मैं आपके सामने लाया हूं, 8 पैकेजेस जो मैं आपके सामने लाया हूं, ये 8 पैकेजेस 2 कंपनियों में बांट दिए गए। मापदंड था 4 कंपनीज को आप दे सकते हो, क्योंकि एक कंपनी सिर्फ 2 पैकेज ले सकती है, लेकिन यहां एक कंपनी ने 4 पैकेज ले लिए। ये आपको मैंने तो पवन खेड़ा ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने किस तरह से वहां ठेके देने में अपनों को फायदा पहुंचाया है। पूरा विवरण उन्होंने दिया है। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में जो विपक्ष के नेता हैं विजय वेडेट्टियार, उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए और कई घोटाले बताए। एक पूरी लिस्ट सूची जारी की उन्होंने कि एम्बुलेंस की खरीद में किस तरह से घोटाला हुआ है, जो हेल्थ के परियोजनाएं हैं उसमें किस तरह से घोटाला
घोटाला हुआ है, और अब ये जिस तरह से इस सड़क परियोजना में घोटाले की बात आ रही है, और ये वो सड़क परियोजना है जिसमें अभी तक उसकी कीमत तो बढ़ती गई, उसकी लागत बढ़ती चली गई, कई गुना बढ़ती चली गई, लेकिन उस पर अब तक काम नहीं शुरू हुआ है। तो ये अब भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, इस पर महाविकास अघाड़ी जिस तरह से अब महायुति सरकार पर हमलावर है, निश्चित तौर पर वो महायुति सरकार के लिए एक मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि जो कई सारी इस तरह की कई घटनाएं हुई, सड़कों में दरार आ गई, अटल सेतु में बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले की बात है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी की वो मूर्ति धराशायी हो गई, गिर गई, जिसको अभी एक साल भी नहीं हुआ था जिसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये घोटालों की जो पूरी सूची है, महाविकास अघाड़ी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और महायुति सरकार को अब घेरने की तैयारी में है। पहले से ही तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये जो आज एक बड़ा खुलासा किया है पवन खेड़ा ने, निश्चित तौर पर यह उस स्थिति में बहुत मायने रखता है जबकि चुनाव आ चुके हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 20 नवंबर को चुनाव मतदान हो रहे हैं महाराष्ट्र में। अमलेंदु जी, इस तरह के जो कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं, इसके अलावा जो अभी कुछ दिन पहले, अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, पूरा एक घोटालों की जो सूची जारी की थी महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मिलकर, एक पूरा एक डॉक्यूमेंट जारी किया था। अब ये एक नया घोटाला है, नया क्या, ये तो पहले से ही है, लेकिन वो बता रहे हैं कि किस तरह से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, और अपने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पहले ही फायदा पहुंचा चुके थे। देखिए समीर जी, भ्रष्टाचार के आरोप तो पहले लगते रहे थे। जो महाराष्ट्र के नेताओं ने आरोप लगाए थे, खासतौर से विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले ने जो आरोप लगाए थे, वो उन्होंने एक लंबी लिस्ट जारी की थी कि कौन कौन से घोटाले थे और इस सरकार में हुए। लेकिन आज जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाए हैं, वो आरोप और ज़्यादा उससे गंभीर हैं, आगे बढ़कर हैं। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि जिन कंपनियों को फ़ायदा हुआ जो घोटाले से, उन कंपनियों से बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया। यानी जो चंदा लो धंधा दो की जो बात लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कह रही थी, उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाया है और डॉक्यूमेंट्स सामने रखते हुए बढ़ाया है। हालांकि जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये जो अगर देखा जाए कि उसमें ये कह रहे हैं कि आपने वही बात कहा कि चंदा लो और धंधा दो, वही बात वो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फायदा पहुंचाया गया किसको, इन महायुति गठबंधन में शामिल ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको फायदा पहुंचाया गया, और पॉलिटिकल पार्टीज ने जो वहां सरकार में है, किस तरह से उन लोगों को, उन कंपनियों को फायदा पहुंचाया यहां पर ठेके देकर, और उसमें ठेके दिए ही नहीं गए बल्कि उनको ज्यादा कीमतों पर दिए गए, जबकि उससे कम कीमत के भी टेंडर वहां पर जो डाले हुए थे लोग, वो मौजूद थे वहां। जी, उससे कम कीमत के मौजूद थे। और एक ये परिवर्तन किया गया कि एक कंपनी 2 ही ले सकती है सेक्शन, 4 दे दिए गए। तो ये बड़ा आरोप लगा है, आज पवन खेड़ा ने लगाया है, और उन्होंने इस पे सवाल पूछा है और ये कहा है कि पहले एक डी कंपनी हुआ करती थी, हम लोग सुनते थे, अब डी कंपनी नहीं, अब बी कंपनी, और बी कंपनी वो बीजेपी कंपनी है, मोदी शाह की बी कंपनी है। तो बीजेपी की जो मोदी शाह की बी कंपनी है वो लूट रही है और महाराष्ट्र को भी लूट रही है। ये एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ठेके दिए जाते हैं और उसके बाद चंदा ले लिया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और ये पैसा जो जाता है वो जनता की जेब से जाता है। यहाँ तक कि जो NHAI ने लागत तय की हुई है सड़क बनने की या किसी भी काम की, उससे दुगना जो था वहाँ कर दिया गया जी महाराष्ट्र में। तो यानी ये जाएगा तो सब जनता की जेब से ना, टोल टैक्स लगेगा, जनता देगी, सुरंग बनेगी, सुरंग बना दे। अच्छा, जिनको सुरंग बनाने का अनुभव नहीं है उनको सुरंग बनाने का ठेका दे दिया। ये बहुत गंभीर आरोप जो है ये आज पवन खेड़ा की तरफ से लगाए गए हैं। अब देखना ये समीर जी की महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सीट बंटवारा अभी हालांकि नहीं हुआ है, दोनों के बीच की घोषणा नहीं हुई है अभी दोनों गठबंधनों की, लेकिन क्या आज जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर हुई है, अभी एक दिन पहले विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले ने जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से महायुति सरकार पर हमला किया और लिस्ट जारी की कौन कौन से घोटाले हैं, तो क्या अब ये भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र की चुनाव में बनने जा रहा है? इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे लगातार घेर रहे हैं वहां पर महायुति सरकार को, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और इस बीच में महाविकास अघाड़ी के जो घटक दल हैं उनके बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार खबरें आ रही हैं कि ये पूरा हो चुका है।
संजय राउत जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ एक सीटों पर या कुछ एक अभी चीज़ें जो है वो सेटल होनी बाकी हैं, अन्यथा सारी चीज़ें सीटों को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर जो भी बातें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी आज महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, वहां उनकी जनसभा भी है और इस सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करने के लिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। और उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर 10 क्या आप 9 ही सीटों पर वहां उपचुनाव हो रहे हैं और मिल्कीपुर जो अयोध्या जिले में आती है उस सीट पर उपचुनाव की घोषणा अभी नहीं की गई है। उन 9 सीटों पर सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जो 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए थे, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी हैं। तो सीट शेयरिंग को लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में भी बातें चल रही हैं और महाराष्ट्र में भी ये अब मुद्दा फाइनल होने को है। दूसरी ओर महायुति जो एनडीए गठबंधन जिसको कहते हैं, जो अभी वहां पर सत्तारूढ़ है, एकनाथ शिंदे शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं, वो उसके मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजीत पवार गुट, उनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कोई बातचीत फाइनल नहीं हो पाई है। वहां लगातार ये खबरें आ रही हैं कि घटक दलों के बीच इस बात को लेकर अभी काफ़ी एक मतभेद है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। खासतौर पर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच वहां मतभेद एक तरह से सतह पर आते दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं कि सबसे ज़्यादा कौन किस सीट पर चुनाव लड़े। तो एक बार देखते सुनते हैं कि क्या कहा है संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें चल रही हैं और वो बात कहां तक अभी पहुंची है। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई, आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कितनी सीटें हैं जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। सर, नाना पटोले का रवैया सर काफी अड़िग है, वो अड़ियल रवैया अपना रहे, जिस वजह से पूरा मामला फंसा हुआ, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता, ये शिवसेना है। हम ज्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के, नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है, वो दूर हो जाएगा। वोट जिहाद का आरोप। तो जो कुछ भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। सीट शेयरिंग लगभग फाइनल होने की स्टेज में है, ये कह रहे हैं संजय राउत। और वहाँ आज अखिलेश यादव भी पहुँच रहे हैं महाराष्ट्र में। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन, चूंकि अखिलेश यादव पहले कह ही चुके हैं कि इंडिया गठबंधन साथ है और ये एकजुटता दिखाई थी
जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जब उमर अब्दुल्ला के ओथ सेरेमनी में, यानी वो जब शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं का जिस तरह से जमावड़ा हुआ था, एकजुटता दिखाई पड़ रही थी, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी और वो भी महाराष्ट्र में साथ में ही चुनाव लड़ेगी। अभी भी उसके 2 विधायक हैं महाराष्ट्र विधानसभा में। 288 सदस्यीय विधानसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, जैसा संजय राउत बता रहे थे कि ये 1-2 दिन के भीतर ये फाइनल हो जाएगा और माना जा रहा है कि 20 तारीख तक कांग्रेस पार्टी की पहली सूची भी आने की संभावना है। तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। संजय राउत भी यही बात बता रहे थे। तो महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा को लेकर जिस तरह से अब गतिविधियां तेज हो गई हैं, उनके बीच में जो आरोप भ्रष्टाचार के लगाए हैं, आज पवन खेड़ा ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि किस तरह से महायुति सरकार, यानी महायुति गठबंधन की सरकार, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार किस तरह से तमाम घोटालों को अंजाम दे रही है और टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, टैक्स पेयर्स का पैसा इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। एक बार सुनेंगे पवन खेड़ा को कि किस तरह से उन्होंने आरोप लगाए जो वहां पर सड़क परियोजना को लेकर, जो पुणे राजमार्ग परियोजना है, किस तरह से वहां घोटाला किया गया है, क्या किया गया है और इस घोटाले की कीमत पर जिन लोगों ने ये घोटाला किया है, जिन्हें महंगे दामों पर टेंडर्स दिए गए, उन लोगों ने किस तरह से सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टियों को फायदा पहुंचाया है। हम बचपन से सुनते आते हैं कि जब भी कोई चोर बड़ा खजाना, बैंक, ट्रेजरी लूटने जाता है तो वो सुरंग बना के उसके अंदर घुसता है। जब किसी बैंक में सामने के दरवाजे से आना मुश्किल हो तो एक सुरंग बनाता है चोर और बैंक के अंदर लॉकर्स जहां होते हैं वहां घुस जाता है। और अक्सर हमने ये भी सुना है कि वो चोर बैंक के चौकीदार से जरूर मिला होता है, चौकीदार उसको गूढ़ रहस्य बताता है। द गार्ड ऑफ द बैंक नॉर्मली हेल्प्स द थीफ टू गेट इनटू द बैंक थ्रू अ टनल रूट। व्हाट हैज हैपेंड नाउ इन महाराष्ट्र इज ऑल्सो समथिंग सिमिलर। जो महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने किया है वो लगभग ऐसा ही एक काम है, कांड है, डाका है, चोरी है और एक बहुत बड़ा घोटाला है। 10,000 करोड़ की ये डकैती सरकार ने खुद करवाई है। मैं दोहराना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू रिपीट, दिस massive scam of 10,000 crore rupees has been sponsored by the government of Maharashtra. आप लोग सोचेंगे ये कैसी बातें कर रहा हूं, और ये 10,000 करोड़ महाराष्ट्र के हमारे मराठी भाइयों के, हमारे मारवाड़ी भाइयों के, हमारे गुजराती भाइयों के, हमारे तमाम लोग जो महाराष्ट्र के टैक्स पेयर हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उनकी कमाई से 10,000 करोड़ लूटा गया, सरकार द्वारा लूटा गया। तो किस तरह से लूटा गया है, बड़ा आरोप लगाया है पवन खेड़ा ने, कांग्रेस पार्टी के नेता, और कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट भी किया है कि किस तरह से जो कीमतें हैं, कंस्ट्रक्शन की कीमतें, वो जो निर्धारित मानक होता है, जो कि NHAI जो है, हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो जो तय करता है, उससे कहीं ज़्यादा, 2 गुने से भी ज़्यादा कीमत पर वो टेंडर दिए गए। और जैसा आप देख सकते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बैकग्राउंड पर लिखा हुआ है कि प्रीपेड चंदा पोस्ट पेड धंधा, यानी प्रीपेड चंदा, पहले उन लोगों ने चंदा दिया जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, जिसके जरिए पहले पैसा दिया गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड भले ही रद्द कर दिया गया है, उसको कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन चुनावी चंदे तमाम रूपों में दिए जा सकते हैं। वही बात ये कह रहे हैं, वही आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा देने वालों को किस तरह से महंगे दामों पर उन्होंने अपना टेंडर भरा था, बावजूद इसके उनको सड़क बनाने का ठेका दिया गया और बार बार उस जो लागत होती है उसको बढ़ाया गया। तो एक बड़ा आरोप है। राहुल गांधी ने भी एक बार फिर आरोप लगाया है
कि किस तरह से भ्रष्टाचार की चीज़ें या जो भी सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी ठेके हैं, सरकारी संपत्तियां हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास लोगों को बांट रहे हैं, खास लोगों को दे रहे हैं। तो इससे इन बड़े आरोपों, भ्रष्टाचार के ये जो बड़े आरोप हैं, इन आरोपों के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी, महाविकास आघाड़ी यानी जो इंडिया गठबंधन है, वो एनडीए सरकार को घेरने के मूड में दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो बड़ा आरोप लगाया है और एक बार फिर उन चीज़ों को चुनावी चंदे से यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़कर जिस तरह से जो तमाम दस्तावेज पेश किए हैं पवन खेड़ा ने, वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए, महायुति सरकार के लिए भारी पड़ने वाले हैं निश्चित तौर पर। और सीधे तौर पर इन सारी चीज़ों का जो जुड़ाव ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, सरकार का केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्र सरकार है, सीधे आक्षेप उस पर लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। तो ये अब सीधे हर चीज़ के जो तार जुड़ रहे हैं अमलेंदु जी, चाहे ये घोटाले हो, सड़क घोटाला, वहाँ पर और भी चीज़ें, उनके तार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि स्टार प्रचारक के तौर पर तो जाएंगे ही वहाँ। ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र को भी छोड़ देंगे। और अब तो हरियाणा में एक कह लीजिए कि उनको नई ऊर्जा मिली ही है वहां पर जीत से। हालांकि हरियाणा में भी चुनाव किस तरह से उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग ने अभी तक जो सवाल उठे हैं उनका जवाब नहीं दिया है, लेकिन फिर भी एक उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेगी और करना शुरू अभी नहीं किया है, चूंकि सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है एनडीए के घटक दलों के बीच में। लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर निश्चित तौर पर वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका होगी और इन सारे घोटालों में जो शक की सुई है वो इस बार भी लोकसभा चुनाव की तरह तमाम घोटाले जो उनकी शक की सुई उन पर जा रही थी, फिर उन्हीं के ऊपर ये सुई घूमती दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल समीर जी, देखिए लगातार जो महागठबंधन के नेता हैं या महाविकास आघाड़ी कह लीजिए उसको, उसके नेता हैं, वो लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं कि महाराष्ट्र का तमाम व्यापार जो है उठाकर गुजरात ले जाया जा रहा है और गुजरात से ये सरकार संचालित हो रही है। आज तो खुलकर पवन खेड़ा ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं और खुलकर सीधे सीधे नाम लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, यानी कि अब ये बात साफ कर दी गई है कि गुजरात का मतलब अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। तो इसका सीधा सीधा महाराष्ट्र के चुनाव पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, चूंकि जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप हैं। कहा उन्होंने, पवन खेड़ा ने, कि पहले चंदा दो धंधा दो की स्कीम चल रही थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। जब से कोर्ट ने इनकी स्कीम को रोका है तब से पैसे बटोरने की नई नई स्कीमें बनाई जा रही हैं, ये कहना है पवन खेड़ा का। पवन खेड़ा का ये भी कहना है कि जब टेंडर निकलते हैं तो उसके कई मापदंड होते हैं जिन्हें कई गाइडलाइन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, लेकिन इन सारे मापदंडों को बदल दिया गया, यानी महाराष्ट्र में जो टेंडर दिए गए वो सारे मापदंड ताक पर रखकर दिए गए। वो उनका कहना है कि एक मापदंड होता है कि किसी भी कंपनी को 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिल सकते, लेकिन 2 कंपनियों को 4-4 प्रोजेक्ट दे दिए गए, यानी खुला खुला ये उल्लंघन हुआ। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ समझ में आता है समीर जी, उनका आरोप है। फिर कहते हैं फिर भी प्रोजेक्ट का नाम ही सुरंग के नाम पे करते हैं। ये एक और मापदंड है कि कंपनी को सुरंग बनाने का अनुभव होना चाहिए, जबकि इन प्रोजेक्ट में सुरंग बनाने का काम सिर्फ 10% है। फिर उनका आरोप है कि फिर भी प्रोजेक्ट का नाम ही सुरंग के नाम से कर दिया गया, जबकि इन कंपनियों को ताकि इन कंपनियों को काम दिया जा सके। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी ये सबसे बड़ा आरोप है उनका कि पूरे देश भर से जितना चंदा गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, उसमें अकेला 13% चंदा जो है महाराष्ट्र से वसूला गया है। अब समीर जी, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र कितना ज़्यादा जरूरी है और उद्धव ठाकरे की सरकार क्यों गिराई गई थी, इसके पीछे का जो कारण हो सकते हैं उसकी तरफ एक तरीके से देखा जाए इशारा कर दिया पवन खेड़ा ने। और एक और बड़ा आरोप है अमलेंदु जी कि एक समय डी कंपनी थी, डी कंपनी यानी जो महाराष्ट्र में और मुंबई में खासतौर पर जानी जाती थी, जो कि एक माफिया गिरोह हुआ करता था, और अब वहां पर बी कंपनी काम कर रही है, यानी उनका तात्पर्य है भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 लोग माने जाते हैं और वही कांग्रेस पार्टी का आरोप है, महाविकास आघाड़ी का आरोप है। तमाम घोटालों की लिस्ट जारी की है। अभी कुछ दिन पहले ही एक सूची जारी की गई थी जिसमें महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता मौजूद थे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी उसमें थे जो शिवसेना के नेता हैं, और उसमें तमाम घोटालों का जिक्र करते हुए गद्दारों का पंचनामा नाम से एक दस्तावेज पेश किया था और उसमें यही बात बताई गई थी कि जो
चाहे एनसीपी को तोड़कर गए हुए वहां पर नेता हो, विधायक हो, चाहे वो शिवसेना को तोड़कर गए हुए हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, इन सभी लोगों ने अपनी पार्टियों से गद्दारी इसलिए की ताकि ये इस तरह के जो ये घोटाले हैं इनमें वो शामिल हो सकें, और तमाम घोटालों की सूची जारी की थी। और अब ये घोटाले भारतीय जनता पार्टी और महायुति सरकार के लिए चुनाव में इस महायुति गठबंधन के लिए कितना भारी पड़ने वाले हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस तरह से इतने बड़े घोटाले और ये इन घोटालों का असर भी दिखाई पड़ रहा है। तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं जो बनी और बनने के बाद ही उनकी जो गुणवत्ता है उस पर खरी नहीं उतरी। एक साल के भीतर शिवाजी की प्रतिमा हजारों करोड़ रुपए खर्च करके वो बनाई गई थी, लेकिन वो एक हवा के हल्के से झोंके से गिर गई। वो इतनी खराब गुणवत्ता की चीजें जिस पर पूरे महाराष्ट्र में नाराजगी जताई गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को माफी मांगनी पड़ी थी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन महाराष्ट्र में उसे लेकर अभी भी नाराजगी है, बार बार उसकी चर्चाएं होती हैं और लगता नहीं कि चुनाव में इस मुद्दे को महाविकास अघाड़ी गरमाने की कोशिश नहीं करेगी। नहीं, बिल्कुल इसको भुनाने की कोशिश करेगी समीर जी। और पवन खेड़ा ने तो आज मतलब सीधे सीधे मोदी और शाह को घेरा है। इससे पहले जिसका आपने जिक्र किया, जो विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले ने जो डॉक्यूमेंट जारी किया था गद्दारों का पंचनामा करते हुए, उसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। एक तो एम्बुलेंस घोटाला था, लगभग 8,000 करोड़ का ये घोटाला। क्या आरोप उन्होंने लगाया विजय वडेट्टीवार ने कि ये एम्बुलेंस घोटाला जो है ये 8,000 करोड़ का था। उनका आरोप था कि डबल कीमतों पर एम्बुलेंस खरीद ली गई, ये था। पवन खेड़ा जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि पवन खेड़ा की जो महाराष्ट्र में जो लूट हो रही है वो सीधे सीधे मोदी शाह की बी कंपनी कर रही है, ये पवन खेड़ा का आरोप है। और वो कह रहे हैं कि पहले चंदा ले लिया गया और चंदा लेने के बाद धंधा दे दिया गया। ये बड़े गंभीर आरोप हैं और मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार एक बड़ा मसला। आपको याद होगा समीर जी कि जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा नाम लेकर, अजीत पवार का नाम लेकर आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचारी जो है वो उनको मतलब किसी को नहीं छोड़ेंगे, और बाद में उनको जो था वो शामिल कर लिया आपने अपनी पार्टी में। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव में बनने जा रहा है और देखना ये होगा कि कांग्रेस इसको किस तरीके से आगे ले जाती है, इंडिया गठबंधन इसको किस तरीके से आगे ले जाता है और बीजेपी इसमें किस तरीके से अपना बचाव करती है। चूंकि अब जो आरोप लग रहे हैं वो किसी एकनाथ शिंदे या किसी पर नहीं है। एकनाथ शिंदे को तो वह वैसे भी विपक्ष कह रहा है कि ये तो कठपुतली है मोदी शाह की, गुजरात की कठपुतली है। सीधे सीधे आरोप मोदी और शाह के ऊपर लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 13% इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा अकेला महाराष्ट्र से लिया गया। इसका मतलब कि महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से ये अपनी सरकार बनाना चाहते हैं और किस तरीके से उन्होंने सरकार गिराई थी उद्धव ठाकरे की, उसके पीछे असली कारण क्या था ये समझ में आ गया। कोई हिंदुत्व मुद्दा नहीं था। जी बिल्कुल, और ये मुद्दा निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मुद्दा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बनने जा रहा है। गंभीर इसलिए भी कि एक तो भ्रष्टाचार के आरोप जो इस सरकार पर लग रहे हैं और दूसरी ओर जिन पर पहले लगा रखे थे भ्रष्टाचार के आरोप उनको अपनी तरफ कर लिए, और उनकी तरफ आने के बाद जिस तरह से उनके भ्रष्टाचार के आरोपों से क्लीन चिट मिल गई, ये भी बड़ा मुद्दा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहते हैं या चाहे वो साथ गठबंधन में रहे या फिर उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, उनके खिलाफ किस तरह से जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग जैसी ये जांच एजेंसियां अब कार्रवाई करती हैं, छापेमारी करती हैं, उन्हें गिरफ्तार करती हैं, वो उनके साथ आने पर किस तरह से क्लीन चिट दे देती हैं। ताज़ा उदाहरण अभी है चंद्रबाबू नायडू का, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, किस तरह से उनको जिस घोटाले में जो स्किल डेवलपमेंट घोटाला था, पिछले साल उनको करीब 2 महीने 53 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था, लेकिन अब उनको क्लीन चिट दे दी गई क्योंकि अब वो सरकार चला रहे हैं एक तरह से केंद्र की सरकार, क्योंकि केंद्र की सरकार जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों पर टिकी है उसके वो एक बड़े कर्ता धर्ता हैं, खेवनहार हैं। तो ये सारी चीजें कि भ्रष्टाचार के आरोप और भ्रष्टाचार के आरोपों को जब वो लगाते हैं उनके उसके बाद अपनी पार्टी में आने पर क्लीन चिट मिल जाती है, यानी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप, निश्चित तौर पर ये बड़ा मुद्दा इसको महाविकास अघाड़ी बनाने जा रही है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कि न सिर्फ पार्टी बल्कि उसके शीर्ष नेता उसके निशाने पर होंगे। और आगे क्या कहा, किस तरह से कंपनियों का नाम लेकर पवन खेड़ा ने ये बातें बताई, पूरा जो विस्तार से उसके बारे में जो राजमार्ग घोटाले की चर्चा वो कर रहे थे। एक बार सुनते हैं कि कैसे वो बता रहे हैं कि परियोजना को
16,000 करोड़ की परियोजना कैसे वो 40,000 करोड़ तक पहुंचती है, और कैसे जो कम कीमत पर टेंडर जमा करने वाले लोग थे उनको इग्नोर करके ज़्यादा कीमत लगाने वालों को वो टेंडर दे दिया गया, जबकि उसका नियम होता है कि जो सबसे कम देता है और जिसके पास अनुभव होता है काम करने का, लेकिन बिना अनुभव के और ज़्यादा वो कीमत भी बता रहे हैं, लेकिन उन कंपनियों को टेंडर दिया गया। सुनते एक बार फिर पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं वो। आप ये जो सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसमें आपको एक और चौंकाने वाली बात मिलेगी कि जो प्रति किलोमीटर की लागत कंस्ट्रक्शन करने की बाकी राज्यों में या एनएचएआई ने जो प्रोजेक्ट्स आवंटित किए थे, उसमें प्रति किलोमीटर की लागत कितनी थी वो आपके सामने है। थोड़ा इसको दिख रहा है आपको क्लियरली। और इन प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स को मैं आपके सामने लाया हूं महाराष्ट्र के, इसमें वो लागत दुगुनी कर दी गई। ये सबसे चौंका देने वाली बात है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर हैज बीन डबल्ड ऑफ व्हाट इट वाज in earlier projects given by government, given by NHAI in other states. What is so special about these projects? Why has the cost gone up by 100 times? How can it be doubled? ये सवाल बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, 10,000 करोड़ महाराष्ट्र के टैक्स पेयर की जेब से निकाल के सरकार ने कंपनियों को दे दिए और दूसरे हाथ से कंपनियों से फिर ले लिए। नहीं तो कंपनियां क्यों लेंगी इतना पैसा, और आप दोगे क्यों? आपके कोई सगे थोड़े ही हैं वो। लेकिन ये 10,000 करोड़ भाजपा ने कैसे लूटा, ये मैं आपके सामने लाया हूं। तो ये बड़े आरोप जिस तरह से लगा रहे हैं, और ये आरोप ये है कि पहले उन लोगों ने चंदा दिया पार्टियों को, यानी रिश्वत दी पहले, और उसके बाद फिर उनको ये ठेका मिला। तो ये बड़ा आरोप और भ्रष्टाचार का आरोप, हजारों करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे हैं। और एक आरोप नहीं, इस तरह से भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। और इन आरोपों की वजह से वहां ये भी महाविकास अघाड़ी के नेताओं का कहना है कि जो काम हो रहे हैं, जो परियोजनाएं बन रही हैं, बनकर तैयार भी हो रही हैं, उनकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि वो कुछ साल तो छोड़िए, वो 1 साल भी नहीं चल पा रही हैं। अटल सेतु बनाया गया, हजारों करोड़ की परियोजना थी, उसमें दरार आ गई। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति वो गिर गई, 1 साल भी नहीं चला। तो इस तरह की परियोजनाएं, इसीलिए उनकी गुणवत्ता में इतनी खराबी आ रही है, क्योंकि अपने लोगों को ये टेंडर्स दिए जा रहे हैं, ज़्यादा उनको पैसे दिए जा रहे हैं उसे बनाने के लिए, और यही नहीं, वो कंपनियां इन लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं। तो ये बड़े आरोप जो लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, निश्चित तौर पर वो एकनाथ शिंदे सरकार के लिए तो बहुत ही उनके लिए मुश्किल है ही है। मुश्किल भरा, इसको जवाब देना इतना मुश्किल हो रहा है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, क्योंकि वो अब इसको बी कंपनी कह रहे हैं, और इस बी कंपनी से सीधे आशय उनका जो है पवन खेड़ा का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो करीबी लोग हैं उनकी तरफ है। जी बिल्कुल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों की तरफ उनका आरोप है। और पवन खेड़ा ने बिल्कुल साफ साफ नाम लिया है, जबकि जो महाराष्ट्र के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि गुजरात के गिरवी रख दिया है। जिस आप जिक्र कर रहे थे कि वो जारी किया है दस्तावेज, गद्दारों का पंचनामा। हम लोग जिस समय कार्यक्रम कर रहे हैं उस समय नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार दोनों जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ इस समय कर रहे हैं, लेकिन वो चूंकि मराठी में, तो इसलिए हम उसका सुनवाने का यहाँ कोई मतलब नहीं है वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि 2.5 साल के लिए महाराष्ट्र सरकार को गुजरात के गिरवी रख दिएगा। पवन खेड़ा का साफ साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बी कंपनी जो है ये लूट रही है महाराष्ट्र को, यानी कि देश को, जो भी आपके समझ लीजिए। और किस तरीके से पहले चंदा ले लिया गया और चंदा लेने के एवज में बाद में इन कंपनियों को धंधा दिया गया और सारे मापदंड किनारे रख दिए गए, और इसमें घपला और भ्रष्टाचार हुआ और लागत जो थी वो दोगुनी कर दी गई। ये उनका आरोप है पवन खेड़ा का। और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे कुछ कि आप चंदा तो आपकी कंपनी को मिला, तो उनका साफ कहा कि हम क्या सरकार में हैं, सरकार में जो है उसने उसको जो उपकृत किया है उसकी आप बात कीजिए। तो ये उसकी बात की जो की जा रही है समीर जी।
जी बिल्कुल। और महायुति गठबंधन सरकार पर यह आरोप है, लेकिन आरोप में जो एक निशाना है वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर है। अभी लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं एकनाथ शिंदे की सरकार पर। अभी 2 दिन पहले ही संजय राउत ने आरोप लगाया था कि वो महाराष्ट्र की सरकार तो है ही नहीं, वो तो गुजरात से संचालित हो रही है, गुजरात से चल रही है, यानी उसको पूरी तरह से दिशा निर्देश जो मिल रहे हैं वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिल रहे हैं। तो ये बड़ा आरोप है और महायुति गठबंधन के लिए इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि गठबंधन में सीटों का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। अजित पवार के नेतृत्व वाली शिवसेना जो कि सरकार में भागीदार है, अजित पवार खुद वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो लगातार इस कोशिश में है कि वो गठबंधन से कैसे निकले, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि वो ज्यादा बार्गेनिंग अब इस गठबंधन में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस वो शुरू में ही लोकसभा चुनाव के बाद ही ये कह चुके हैं कि अजित पवार को पार्टी में लेने से या सरकार में लेने से, पार्टी में नहीं बल्कि गठबंधन में लेने से वो लोग महाराष्ट्र का चुनाव हार गए, वहां लोकसभा का चुनाव हार का सामना करना पड़ा एनडीए गठबंधन को। तो इस तरह के आरोप, और अजित पवार ने भी आरोप लगाए हैं। तो इस जो महायुति गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, छोटे घटक दलों में तो कई आरएसपी ने अपने को अलग कर दिया है और सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, और लेकिन जो अजित पवार के उनके 40 विधायक वो एनसीपी से तोड़ कर ले गए थे और वहां उन्होंने एनडीए गठबंधन में महायुति में सरकार में शामिल हुए थे, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। तो ये अब महायुति गठबंधन में अभी गठबंधन की सीटों को लेकर तो बात चल ही रही है, लेकिन जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर, भ्रष्टाचार के आरोप, ये इससे न तो अब एकनाथ शिंदे बच पाएंगे, न ही देवेंद्र फडणवीस बच पाएंगे और न ही अजीत पवार। और अजीत पवार तो अब और भी ज्यादा बुरे फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ तो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम लेकर उनके ऊपर आरोप लगा चुके हैं। ये अलग बात है कि जब सरकार में गए तो उन्होंने उनका स्वागत किया और अपनी सरकार में शामिल कर लिया, लेकिन अगर अब वो दोबारा छोड़ते हैं पार्टी तो यही भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगी। हाँ, नहीं, अब देखना ये है कि लगाएगी कि नहीं लगाएगी। एक तो ये समझिए कि उनको भी क्लीन चिट मिल चुकी है ईडी के मामले में, उनकी पत्नी को भी क्लीन चिट मिल चुकी है। छगन भुजबल साहब की तो फाइल ही गायब हो गई। तो यानी जो कीमत वसूलने वाली बात चल रही है, जैसे चंद्रबाबू नायडू ने कीमत वसूली, उससे पहले अजित पवार अपनी कीमत उसकी तो वसूल चुके हैं सरकार के साथ जाने की। तो ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन ये भ्रष्टाचार मुद्दा एक ज़बरदस्त तरीके से बनेगा, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए, चूंकि अब सीधे सीधे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लग रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पर लग रहे हैं, और जिस तरीके से गुजरात की कंपनियों को लेकर आरोप लग रहे हैं। समीर जी, ये केवल महाराष्ट्र का मामला नहीं, आप उत्तर प्रदेश में भी बात कीजिए। मुझे याद है 6 महीने पहले शिवपाल सिंह यादव का बयान था कि सारे बड़े ठेके जो हैं वो गुजरातियों को दिए जा रहे हैं, गुजरात की कंपनियों को दिए जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। और हम लोग जब गए थे समीर जी हरियाणा में चुनाव में, तो वहां जमीन पे लोग कह रहे थे कि किसी भी दफ्तर में आप चले जाइए, हर दफ्तर में आपको एक गुजराती जो है ठेकेदार बैठा हुआ मिलेगा। यानी हरियाणा में भी सारे ठेके जो है गुजरातियों को दिए जा रहे हैं। तो ये गुजराती किस तरीके से फैल रहे हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर महाराष्ट्र के चुनाव में बनने जा रहा है, गुजरात फैक्टर। समीर जी, जी बिल्कुल, गुजरात फैक्टर बड़ा मामला, बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, बड़ा इशू बनने जा रहा है। और ये मुद्दा, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में लग रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, कि जो भी काम वहां मिल रहे हैं वो गुजरात की कंपनियों को मिल रहे हैं, गुजरात के ठेकेदारों को, गुजरात के लोगों को मिल रहे हैं। ये बड़े आरोप हैं जो लगातार, और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दबी जुबान इस बात को स्वीकार करते हैं, आधिकारिक रूप से भले ही न कहें, लेकिन उनकी भी ये पीड़ा है कि यहाँ पर जिन कंपनियों का गुजरात कनेक्शन नहीं होता उनको यहाँ काम नहीं मिलता है, और उस राज्य के वो हो ना हो। तो ये बड़े आरोप जो लगा रही है अब महाविकास अघाड़ी, निश्चित तौर पर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह फंसते नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी बात यह भी है कि महायुति गठबंधन में तो खटपट चल ही रही है महाराष्ट्र में, यानी वहां जो एनसीपी, अजित पवार, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, ये केंद्र सरकार में यानी केंद्रीय स्तर पर भी जो एनडीए गठबंधन है उसमें भी लगातार जो एक मनमुटाव की खबरें और मतभेद की खबरें आ रही हैं। वो अभी एक दिन पहले ही जब हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह के बाद एनडीए के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ,
उसमें नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी भी तमाम तरह के सवाल उठा रही है। और ये चंद्रबाबू नायडू तो शामिल जरूर हुए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी लगातार अपनी शिकायत दर्ज कराते रहते हैं या अपने राज्य के लिए वो तमाम सुविधाएं लेते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से वहां मौजूद नहीं रहे, उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और केंद्र सरकार बार बार इन आशंकाओं के बीच चल रही है कि ये जो दो बैसाखियां हैं, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, ये कभी भी उसका साथ छोड़ सकती है। तो इन आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार भी चल रही है और हर समय उसके ऊपर यह संकट गहरा रहा है। नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी ने इसको और बढ़ा दिया है। अब बिल्कुल समीर जी, नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी ने इसको बढ़ा दिया है और उससे बढ़ाया नहीं है समीर जी। देखिए, इसके पीछे वो हैं जो घटनाएं हैं, उनको आप जोड़ने की कोशिश कीजिए कि एक तो हरियाणा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीता, इसको लेकर बहुत आरोप लग रहे हैं। हरियाणा अगर नहीं जीतती भारतीय जनता पार्टी तो आज चर्चाएं क्या हो रही होती और जो जमावड़ा हुआ था वहाँ नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में, तो क्या हो पाता कि वो नहीं हो पाता। इधर जिस तरीके से वो यात्रा शुरू हुई है उनकी होने वाली है गिरिराज सिंह की, उसको लेकर जनता दल यू और बीजेपी आमने सामने है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पल्ला झाड़ लिया है कि उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है उनकी यात्रा का। पार्टी से अगर लेना देना नहीं है तो एक केंद्रीय मंत्री जो है बिना पार्टी की मर्जी के कोई यात्रा किस तरीके से निकाल रहा है, तो ये सवाल उठता है लाजमी है। इधर नीतीश कुमार का शामिल ना होना समीर जी, इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। चर्चाएं ये थी कि बीच में झारखंड में होटल बुक हो चुके थे और जेडीयू के कुछ विधायकों को ले जाने की बात तैयारी थी, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार गिराने की तैयारी थी और वो जेडीयू के विधायक ने ही उसको खोला। इस तरीके की खबरें आई। तो क्या अंदर अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच में भी, ये देखना होगा। हालांकि अभी एक कार्यक्रम में थे नीतीश कुमार, उन्होंने फिर कहा कि हम इधर उधर चले गए थे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार ये भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को कि वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खतबदा रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच में। क्योंकि जब वो इस तरह का भरोसा देते हैं तभी वो साथ भी छोड़ते हैं, गठबंधन अपना बदलते भी हैं। जब जब उन्होंने गठबंधन बदला, उसके पहले उन्होंने उस समय के गठबंधन के साथियों को यही भरोसा दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये आशंकाएं और ज़्यादा मजबूत हो रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार साथ छोड़ सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एक ये भी कारण है कि नीतीश कुमार वहाँ पर कई बार ये खबरें भी आती हैं कि नीतीश कुमार कभी भी विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। बहरहाल अब ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगा रही है महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन, महायुति सरकार पर महाराष्ट्र की, चुनाव के दौरान, चुनाव के समय ये आरोप निश्चित तौर पर उसके लिए परेशानी खड़ी करने वाले हैं। और इन आरोपों में सीधे तौर पर जो संदेह जताया जा रहा है या जिस आरोप जिनके ऊपर मुख्य रूप से लग रहा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। और इन सारे घोटालों के केंद्र में बताया जा रहा है कि गुजरात के लोग, गुजरात की कंपनियां और गुजरात से जुड़े हुए राजनेता, ये अपने आप में बड़ा आरोप है। और चंदा दो धंधा लो, इस तरह का जो एक मुहावरा बनाकर इन आरोपों की पूरी फेहरिस्त लेकर महाविकास अघाड़ी अब आ रही है, वो सरकार के लिए, महायुति गठबंधन की सरकार के लिए मुसीबत भरी है उन स्थितियों में जबकि वो अभी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अपने विवादों को, मतभेदों को दूर नहीं कर पाई है। एक बार सुनेंगे कि किस तरह से क्या पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए, उन आरोपों की सुई कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर जा रही है। कि ये जो प्रीपेड चंदा और पोस्टपेड धंधा हम आपको दिखाए हैं, पहले भी कई बार हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विषय में बताया है आपको कि कैसे चंदा दो धंधा लो की एक स्कीम चल रही थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने आकर रोक दिया। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस चंदा दो धंधा लो स्कीम को रोका, तब से अब नई नई स्कीम्स लगाई जा रही हैं कि अब पैसा कैसे बटोरें, अब धन कैसे एकत्रित करें, अब कैसे लूटें। मापदंड होते हैं। हम भी सरकार में 15 साल मैं रहा हूं। टेंडर्स जब निकलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के टेंडर्स निकलते हैं, उसके मापदंड होते हैं और वो मापदंड कई गाइडलाइंस को दिमाग में रखते हुए, उसमें सीवीसी है, उसमें तमाम अलग अलग गाइडलाइंस हैं जिनको दिमाग में रखते हुए बनाए गए हैं।
उन तमाम मापदंडों को किस तरह से बदला गया। एक मापदंड का मैं आपको उदाहरण दूं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, किसी भी एक कंपनी को 2 से ज्यादा पैकेज या प्रोजेक्ट्स नहीं मिल सकते। ये एक मापदंड है, स्पष्ट मापदंड है, MSRDC का मापदंड है महाराष्ट्र। तो ये बड़े आरोप पवन खेड़ा लगा रहे हैं महायुति सरकार पर, यानी महाराष्ट्र की जो एनडीए गठबंधन की सरकार है एक नाथ शिंदे के नेतृत्व वाली, और ये जो आरोप है इसकी सुई जो है, मुख्य निशाना इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। इस बीच महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर वहाँ बातचीत चल रही है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भी क्या सीटें दी जाएंगी, कितनी सीटें दी जाएंगी, दूसरे जो दल हैं उसमें कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना या फिर शरद पवार की एनसीपी, उनको कितनी सीटें दी जाएंगी, इस पर अभी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिन में, 1 आध दिन के भीतर ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ये फाइनल हो जाएगा सीट शेयरिंग का मुद्दा। पवन खेड़ा ने सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहा है, एक बार सुनते हैं। ये सब जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है, कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है। अभी तो बातचीत से रास्ता निकालने की तैयारी हो रही है। इस बीच अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र पहुंचे हैं और वहां वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। पहले ही कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। गठबंधन के घटक दल सभी एक साथ हैं और इस ताकत का, एकजुटता का एहसास कराया गया श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में, जब वहां कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता मौजूद रहे। लेकिन भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की जो महायुति सरकार है उसको जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है महाविकास अघाड़ी। कांग्रेस पार्टी ने बड़े आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी वहां तमाम घोटालों की एक सूची जारी की गई जिसमें आरोप लगाए गए कि किस तरह से महायुति सरकार ने घोटाले किए हैं। टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो अपने खास लोगों को, और अपने खास में भी ये जो बातें हो रही हैं वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए। तो अब इन सारे घोटालों की जो एक शक की सुई है वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की ओर जाती दिखाई पड़ रही है, और निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए काफ़ी मुश्किलों वाला साबित होने जा रहा है। चुनाव नज़दीक आ गए हैं और वहाँ पर चुनाव को लेकर जिस तरह से चुनाव से पहले ही ये आरोप लग रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी के जो घटक दल हैं वो लगातार कैंपेन चला रहे हैं घोटालों की सूची के जरिए। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, और भ्रष्टाचार में जो तमाम चीज़ें हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का जो मामला है, वो जो घटना हुई है उससे पूरे महाराष्ट्र में नाराज़गी उस समय भी थी और वो नाराज़गी अभी तक बनी हुई है। और ऐसा लगता है कि उस नाराज़गी को भारतीय जनता पार्टी या महायुति गठबंधन को उसको उस नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल समीर जी, नुकसान उठाना पड़ेगा। और इस बीच ये आपने सही कहा कि इसको महायुति को नुकसान उठाना पड़ेगा और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर बहुत सवाल खड़े हुए हैं और साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट को भी लपेटा जा रहा है। संजय राउत जो शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है समीर जी, और कहा है उन्होंने कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट तटस्थ नहीं है, वो भाजपा की बी, सी और डी टीम है। यानी अभी तक चुनाव आयोग की बात हो रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तो जिस तरीके से कानून की जो देवी है उसकी आंखों से पट्टी उतारी गई और हाथ से तलवार हटाकर संविधान पकड़ाया गया, उसको लेकर भी संजय राउत काफ़ी ज़्यादा हमलावर हुए थे। अब असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाकर मिले थे गणपति पूजा पर CGI DY चंद्रचूड़ के घर, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आरोप लगना शुरू हो गए। इधर DY चंद्रचूड़ ने पूछा था कि उनके कार्यकाल को लोग किस तरीके से याद करेंगे, तो बहुत उस पर प्रतिक्रियाएँ आना शुरू हो गई थी। अब इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, शिवसेना उद्धव गुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहा है इस समय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ऊपर।
तो ये एक बड़ा आरोप जो उन्होंने लगाया, और उन्होंने कहा संजय राउत ने कि चुनाव आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, हमें लगता है कि वे फैसले महाविकास आघाड़ी के हितों के खिलाफ हैं, शिंदे और भाजपा की मदद करेंगे। यानी चुनाव आयोग ने फैसले दिए हैं वो शिंदे और भाजपा की मदद करेंगे। और इसी तरीके का फैसला परसों दिया था समीर जी, एक चुनाव आयोग ने फैसला यह था कि एनसीपी गई थी चुनाव आयोग के पास कि आपने हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो है तुरहा बजाता हुआ आदमी, और आपने एक इंडिपेंडेंट जो है उनको जारी कर देते हैं आप तुरही। इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और एक लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जिक्र किया कि जो तुरही जिस निर्दलीय कैंडिडेट को मिली उसको लगभग 36,000 के आसपास वोट मिल गए, और बीजेपी का कैंडिडेट जो था वो कुछ हज़ार से जीत गया। यानी कि वो जो वोट थे वो एनसीपी के वोट थे, इनके शरद पवार के, और उसकी वजह से वो बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, ये उनका तर्क था। इसको चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि तुरही अलग है और आपका तुरहा बजाता हुआ आदमी है वो अलग है, तो आप बताइए हम आपका चुनाव चिन्ह जो वो किस तरीके से प्रमुखता के साथ प्रदर्शित करें। अब खेल क्या होगा समीर जी, जो आशंकाएं हैं, खेल ये होगा कि जहां जहां एनसीपी के लोग चुनाव लड़ेंगे और तुरहा बजाता हुआ आदमी होगा, वहां निश्चित तौर पर किसी न किसी को तुरही चिन्ह जो है वो आवंटित किया जाए, किसी निर्दलीय को दे दिया जाएगा, किसी निर्दलीय को दे दिया जाएगा, ताकि वहां बड़ी खबर आ रही है कि नासिक से बीजेपी नेता ने पार्टी छोड़ दी है। गणेश दावते और एनसीपी गुट में शामिल होंगे, शरद पवार के गुट में। महाराष्ट्र में ये बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, और जहां अभी गठबंधन में दरार की खबरें हैं, तो अब पार्टियों के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक झटके की शुरुआत हो गई है। एक बड़े नेता हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, महायुति गठबंधन के लिए एक के बाद एक। गणेश गीते बड़े भारतीय जनता नासिक के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी को, और जब वहां पर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो, उसमें अगर पार्टी के बड़े नेता छोड़ रहे हो, एनसीपी गुट में शामिल हो रहे हैं और महाराष्ट्र में, तो ये एक बड़ा झटका महाराष्ट्र के में बीजेपी के लिए है कि वहां पर पार्टी के बीजेपी नेता गणेश गीते ने, नासिक के हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो एनसीपी शरद पवार के गुट में वो शामिल हो रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बड़ा नुकसान है। और चुनाव की शुरुआत में अमलेंदु जी, जिस तरह से हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक बड़ी संख्या में पार्टी छोड़ी थी, और यही सवाल भी उठ रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत भले गई, बहुमत हासिल हो गया, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन परिस्थितियों में कैसे जीत सकती है जब कोई भी जीत की उम्मीद नहीं कर रहा था। पार्टी के नेता तक जीत की उम्मीद नहीं कर रहे थे। ईवीएम के ऊपर तमाम शिकायतें, आरोप लगे हैं, उन शिकायतों को दस्तावेजों के साथ, प्रमाणों के साथ चुनाव आयोग तक पहुंचाया गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को झटके लगने शुरू हो गए हैं। नेताओं के पार्टी छोड़ने का क्रम और एनसीपी या दूसरी पार्टियों में जाने का क्रम ये शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है, और जिस तरह से महायुति गठबंधन में दरारें लगातार बनी हुई हैं, अभी तक उनको नहीं भरा जा सका है, सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी नहीं हल हो सका है, उन सब के बीच अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये उसके लिए बड़ा झटका है। एक दिन पहले ही अभी अजीत पवार की एनसीपी के 300 के करीब नेता पार्टी छोड़कर चले गए। तो ये महायुति के जो घटक दल है, महाविकास आघाड़ी, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, और इधर पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो ये अब एक कहा जा सकता है कि महायुति गठबंधन के लिए एक इसको शुभ संकेत के रूप में नहीं देखा जाएगा। हाँ, महायुति के लिए शुभ संकेत नहीं है, और महाविकास आघाड़ी के लिए शुभ संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। एक और बड़ी नेता जो है वो कांग्रेस में शामिल हुई हैं, 2 बार की पूर्व विधायक हैं निर्मला गावित, और वो नासिक की इगतपुरी आरक्षित सीट है, वहाँ से विधायक रही हैं, तो वो कांग्रेस में आ गई हैं। तो ये एक बड़ी खबर ये भी है समीर जी, इसके साथ साथ तो यानी 2 लोगों की आज एक तरीके से देखा जाए तो ये महाराष्ट्र में कांग्रेस में वापसी हो रही है। इसका मतलब चुनाव खुल चुका है महाराष्ट्र का, सीट शेयरिंग का बस मामला रह गया है, वो निपट जाएगा। उसके बाद हमको चुनाव में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से महायुति और महागठबंधन जो है ये आमने सामने लड़ते हैं। बिल्कुल, जैसे हरियाणा में देखने को मिला था कि जो पहली सूची जारी की थी 67 कैंडिडेट्स की, मुझे याद है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में नेताओं ने, जिसमें मौजूदा
मंत्री से लेकर विधायक और पार्टी के तमाम पदाधिकारी थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और ये सिलसिला मतदान तक बना रहा है और पार्टी से कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया था। वो दूसरी पार्टियों में शामिल हुए, कुछ नहीं शामिल हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था। अब वो सिलसिला शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी से एक पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं अभी, जबकि अभी महायुति गठबंधन का शेप ही नहीं तैयार हुआ है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और उसके बाद फिर ये अगर जब सूची जारी होगी इन पार्टियों की तब ये भगदड़ और तेज हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत भगदड़ तेज होगी। पहले सीट शेयरिंग हो जाए कि किसकी कहाँ होना है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं। अभी तो देखना ये है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये भी गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अभी तो इसको लेकर भी सवाल हैं। हालांकि जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तीनों नेताओं ने मिलकर, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, तो कहा तो ये गया था कि हमने अपना पिछला रिपोर्ट कार्ड जारी किया और ये बताने की कोशिशें की गई कि हम सब एक साथ हैं। लेकिन जब सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा और सीट शेयरिंग होगी की बात आएगी, तब देखना होगा कौन किसके साथ रहता है या कौन किसके साथ दगा करता है और कौन कितने अपने बागी उम्मीदवार उतारता है। जी बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उन्होंने तो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया था और अब ये जो रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस पार्टी जारी कर रही है या महाविकास अघाड़ी जारी कर रही है, तो ये मतदाताओं के लिए इनके बीच में चुनना वो किस पर भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव का ये बड़ा मुद्दा होगा कि वो इस महायुति सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड था, अपनी उपलब्धियां जो बताई वो, या फिर जिस तरह से यहाँ तमाम घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए महाविकास अघाड़ी उन विकास कार्यों को दिखा रही है जिन पे कि उसकी काम जो होना है उसकी लागत तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन काम की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, काम की शुरुआत भी नहीं हुई है और बहुत से आरोप हैं। जो आपने बताया कि गद्दारों का पंचनामा जो है उसमें कई आरोप हैं। एक आरटीओ घोटाला है। अभी आरटीओ घोटाले को ये बताया कि एक इंस्पेक्टर जो है वो 70 लाइसेंस एक दिन में जारी कर सकता है, मतलब जो उसके काम करने की क्षमता है उसके आधार पर। लेकिन महाराष्ट्र में एक ही आरटीओ इंस्पेक्टर ने लगभग 400 ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक ही दिन में जारी किए और ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है। तो जो विजय वडेट्टीवार जो नेता विपक्ष है महाराष्ट्र में, उनका कहना यह है कि ये सीधे सीधे जो है ये घोटाला ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विभाग में हुआ, इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। इसी तरीके से एक धारावी पुनर्वास परियोजना, इसको लेकर के तो जयराम रमेश ने भी बहुत चर्चित परियोजना, जयराम रमेश ने भी इस पर आरोप लगाए, पवन खेड़ा ने भी इस पर आरोप लगाए। इसका भी ये है कि जो 21.25 एकड़ जमीन थी जो धारावी पुनर्वास योजना की जो दिया गया, उसमें भी घोटाले हुए हैं और इसमें भी गलत तरीके से ये जो है अडानी ग्रुप को सौंप दी गई। यानी महाराष्ट्र की जमीन गुजरात को सौंप दी गई कि गुजरात में तो यहाँ से उठा कर ले ही जा रहे हो कारोबार, यहाँ की जमीनें भी जो है गुजरात ले जाए। तो ये एक बड़ा मसला जो है अडानी और गुजरात ये बनने जा रहा है। और भ्रष्टाचार का तो मसला है ही, और भ्रष्टाचार के तार जिस तरह से गुजरात से जोड़े जा रहे हैं अडानी अंबानी से, और उन पर जो मुख्य रूप से उसके पीछे जिसको कहा जा रहा है कि कर्ता धर्ता या मास्टरमाइंड है, उसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बताया जा रहा है। यह आरोप कांग्रेस पार्टी का महाविकास अघाड़ी के घटक दलों का नेताओं का है। इन आरोपों के बीच अब महाराष्ट्र में चुनाव में उतरने जा रहे हैं दोनों गठबंधन। हालांकि महायुति यानी जो मौजूदा वहां पे सत्तारूढ़ गठबंधन है उसमें सीटों के तालमेल को लेकर अभी कोई बातचीत फाइनल नहीं हुई है। सीटों का तालमेल अभी इंडिया गठबंधन में भी नहीं हुआ है। लेकिन महायुति के जो घटक दल हैं, एनसीपी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, उनके बीच लगातार मतभेद की खबरें आ रही हैं। खबरें ये भी हैं कि ये गठबंधन में शामिल रहेंगे भी या नहीं। लेकिन इस दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अब नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही एक नकारात्मक संदेश दे रहा है उसके लिए राजनीतिक तौर पर। और चूंकि जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं उन आरोपों के केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई दे रही है, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। और सबसे ज्यादा जो आरोप लग रहा है वो उसके गुजरात कनेक्शन को लेकर। ये गुजरात कनेक्शन काफी भारी पड़ने वाला है। जी सभी जी, बहुत भारी पड़ने वाला है गुजरात कनेक्शन। और सभी जी देखिए, जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं गुजरात की कंपनियां बताई जा रही हैं। इस तरीके का कांग्रेस का और विपक्ष का आरोप है।
यानी चाहे वो केंद्र में बैठे हुए कांग्रेस के नेता हों और चाहे महाराष्ट्र में बैठे हुए नेता हों, सबका आरोप ये है कि गुजरात इस भ्रष्टाचार में भी शामिल है। और ये वहाँ के नेताओं का कहना है कि 2.5 साल जो है एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र को गुजरात के पास गिरवी रख दिया। ये बड़ा गंभीर आरोप है। तो गुजरात एक बड़ा मुद्दा जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव में बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, गुजरात को लेकर और महाराष्ट्र गुजरात का एक कह लीजिए कि बिल्कुल एक संबंध जो है वैसे ही थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं रहता है। और अब महाराष्ट्र को गुजरात के हाथों गिरवी रख देना जैसे अगर आरोप लग रहे हैं, वहां के नेता लगा रहे हैं, तो ये एक बड़ा महाराष्ट्र की जो एक मराठी अस्मिता है उस पर एक बहुत इससे जुड़ा हुआ है। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति वो मराठी अस्मिता से जुड़ी ही है। इन सारे मुद्दों पर, इन तमाम मुद्दों पर महाविकास आघाड़ी के निशाने पर महायुति सरकार, और महायुति सरकार में भी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो अब इसके बीच में क्या और आगे होता है, किस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दोनों गठबंधन में तय होता है। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब जिस तरह से निशाना साधा है महाविकास आघाड़ी ने, सिलसिलेवार तरीके से उनका खुलासा हो रहा है, वो महायुति सरकार के लिए ठीक नहीं है, वो उसके लिए परेशानी पैदा करने वाला है। तो आपको पल पल की जो खबरें हैं आपको डीबी लाइव पर मिलती रहेंगी। आप उनके लिए लगातार देखते रहिए डीबी लाइव, तमाम कार्यक्रम, ग्राउंड रिपोर्ट, विश्लेषण के लिए, और हमारे नियमित कार्यक्रमों के साथ भी आप बने रहिए। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।